हेलो बच्चों, आज हम लोग जैव विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे। एक चैप्टर है क्लास 12 में जैव विकास। सबसे पहले हम जानते हैं कि जैव विकास क्या होता है। जैव विकास वह प्रक्रिया है जिसमें सरल और निम्न स्तर सरल और निम्न स्तर जीवों के क्रमिक विकास द्वारा जटिल और उच्च स्तर के जीवों का जो विकास होता है उसी को हम जैव विकास कहते हैं। सरल व निम्न स्तर के जीवों के क्रमिक विकास से जटिल उच्च स्तर के जीवों का विकास होता है, इसी को हम जैव विकास कहते हैं। जैव विकास बहुत धीमी प्रक्रिया है, कई वर्षों में संपन्न होती है। तो इससे संबंधित कुछ थ्योरीज दी गई हैं, जिसमें एक लैमार्कवाद एक थ्योरी है। लैमार्कवाद जैव विकास के सिद्धांत में सबसे पहला जो जिक्र थ्योरी का आता है वो लैमार्क का आता है। लैमार्क ने सबसे पहले थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत या लैमार्कवाद के बारे में सबसे पहले अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। लैमार्क ने 1809 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था फिलॉसफिक जूलॉजिकी। ये 1809 में आई थी। ये पहला प्रयास था लैमार्क का, जिन्होंने फिलॉसफिक जूलॉजिकी नामक पुस्तक में 1809 में पहली बार ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का थ्योरी दिया या जैव विकास के बारे में अपने थ्योरी के द्वारा पहली बार लोगों को बताया। इन्होंने अपने प्रयोग को इस किताब में प्रकाशित किया और लोगों के सामने उसको प्रस्तुत किया। इन्होंने कुछ अपने सिद्धांत में जैव विकास कैसे हुआ उससे रिलेटेड कुछ बातें लिखी हैं, बताई हैं, जिनका हम एक एक करके जिक्र जो है करते हैं। तो लैमार्क ने दरअसल ये बताने का प्रयास किया है कि जिस अंग का प्रयोग अधिक होता है वे अंग मजबूत और विकसित हो जाते हैं और धीरे धीरे वो अगली पीढ़ी में जाने के अनुकूल हो जाते हैं। अर्थात वे पीढ़ी दर पीढ़ी अर्जित होते रहते हैं और अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। ये लैमार्क ने बताने का कोशिश किया है। उन्होंने ये भी बताने का कोशिश किया है कि जिस अंग का प्रयोग लगातार होता रहेगा वो मजबूत होता जाएगा और विकसित होता जाएगा, अगली पीढ़ी में वो वंशागत होगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि लैमार्क ये बताना चाह रहे थे कि जैव विकास धीरे धीरे होती है और जिस ये अंगों के प्रयोग अनुप्रयोग पर आधारित है। जितने ज़्यादा अंग का प्रयोग होगा वह अंग उतने मजबूत विकसित होता जाएगा और जिसका प्रयोग नहीं होगा वो कमज़ोर हो जाएगा, अवशेषी हो जाएगा और बाद में ऐसा भी हो सकता है कि वो नष्ट हो जाए। यही जो है लैमार्क ने अपने सिद्धांत में बताया है। तो लैमार्क की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हम इसमें देखते हैं एक एक करके। लैमार्क ने पहली बात बताई है कि टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज, यानी लैमार्क के अनुसार हमारे शरीर में या जीवों के शरीर में अंगों के बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये वातावरण के प्रभाव के कारण है। यानी जो शरीर में अंग हैं उनके इंक्रीज होने की, बड़े होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है। ये उन्होंने पहली बात बताया। ऐसा वातावरण के प्रभाव के कारण है। दूसरी बात उन्होंने बताया कि किसी भी जीवधारी पर इन्वायरमेंट का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। अगर वह अनुकूल इफेक्ट है तो वे अंग मजबूत और विकसित होते हैं, उसको वो
अर्जित करता है, उन अंगों की विशेषताओं को अर्जित करता है और नेक्स्ट जनरेशन में भेजता भी है। और जो कमज़ोर अंग होते हैं उनको अवशेषी वो हो जाते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि नष्ट हो जाए। तो ये ऐसा वातावरण के कारण है। फिर है इफेक्ट ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। भाई लैमार्क ये कहता था कि जिस अंग का प्रयोग अधिक होगा वे अंग मजबूत विकसित होंगे, जिनका नहीं होगा या कम होगा वो अवशेषी होंगे, बाद में नष्ट हो जाएंगे। और वो इन अंगों के प्रयोग अनुप्रयोग के आधार पर अपने अंदर नए नए लक्षणों को अर्जित करता है। ऐसा वातावरण में अपने आप को अनुकूल बनाने के लिए जीवधारी करता है। जैसे अगर वातावरण चेंज हो रहा है तो उसमें अपने आप को जिंदा कैसे रखना है, बचाना कैसे है, किस अंग का प्रयोग हम जीवधारी करें या कौन से ऐसे गुण अपने अंदर अर्जित करें जिससे उस बदलते हुए वातावरण में वो अपने आप को बचा सके। तो आवश्यकता अनुसार जब जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसका उपयोग या उस अंग का उपयोग किया जाता है, और जिनकी आवश्यकता नहीं होती है उनका उपयोग नहीं किया जाता है, ऐसा लैमार्क कहता था। तीसरा ये था कि चौथा ये था कि जिन अंगों का प्रयोग अधिक होता है मजबूत विकसित हो जाते हैं और वही धीरे धीरे नए नए गुण अपने अंदर अर्जित करते हैं बदलते हुए वातावरण में अपने आप को बचाए रखने के लिए, और वही अगली पीढ़ी में जाते हैं। यानी जो उपार्जित लक्षण है, जो बदलते हुए वातावरण में अपने आप को स्थापित करने के लिए जो भी गुण अर्जित किया गया है वो नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, ऐसा लैमार्क का मानना था। तो सबसे पहली बात तो उन्होंने बताई कि अंगों में इंक्रीज यानी बड़े होने की प्रवृत्ति है, वातावरण का इफेक्ट पड़ता है जीवधारी पर, उस इफेक्ट में अपने आप को ढालने के लिए बचाने के लिए अंगों का प्रयोग अनुप्रयोग किया जाता है, प्रयोग के दौरान गुण अर्जित किए जाते हैं, अंग मजबूत विकसित होते हैं, वही अगली पीढ़ी में जाते हैं, ऐसा लैमार्क कहता था। लेकिन अब ये तो लैमार्क की बात थी। लैमार्क ने अपने प्रयोग में कुछ उदाहरण भी दिया। जैसे सबसे बेस्ट उदाहरण है जिराफ। लैमार्क ने यह बताया कि साउथ अफ्रीका के जंगलों में बहुत सारे जिराफ थे और वे अच्छे से रहते थे, और जिराफ जो है वहाँ पर जो घास फूस था, वहाँ के जो जंगली पौधे थे उन्हीं पर पूर्ण रूप से निर्भर थे। तो कुछ ऐसा हुआ वहाँ पर कि कभी वहाँ पर सूखा पड़ गया जिससे छोटी वनस्पतियाँ घास फूस सब सूख गए, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची वनस्पतियाँ बची। अब ऐसा मानना है लैमार्क का कि जब वनस्पतियाँ सूख गईं तो जिराफों को जो ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे उनकी पत्तियों को खाने के लिए अपने पैरों पर जोर देकर अपने गर्दन को ऊपर की तरफ खींचना पड़ा। लगातार ऐसा करते रहने से जिराफ की जो गर्दन है वो लंबी हो गई और पैर भी उसके लंबे हो गए आगे के। ऐसा लैमार्क ने अपने प्रयोग में बताया है। इसके बाद उसने सर्प का भी उदाहरण दिया कि सर्प जब कभी सर्पों में पहले टांगे हुआ करती थी, ऐसा लैमार्क का मानना था। ये सांप जब चलते थे तो जो है बिल में या कहीं झाड़ियों में इनके पैर फंस जाते थे, तो सांपों ने अपने पैर का इस्तेमाल करना कम कर दिया, ये अवशेषी हुए और बाद में नष्ट हो गए, ऐसा लैमार्क का मानना था, जबकि रियल में ऐसा नहीं था। अब ये दो जो है लैमार्क ने इन दो बातों पर जो है उदाहरण सहित इन चीज़ों को जैव विकास के सिद्धांत यानी लैमार्कवाद के रूप में बताया। कमियां क्या थी लैमार्कवाद की? लैमार्कवाद की सबसे बड़ी कमी थी कि कोई पुष्टि नहीं थी। पुष्टि समझते हैं? प्रूफ, कोई भी प्रूफ नहीं था। बस अपने अनुमान के आधार पर, अपने प्रयोग के आधार पर इन्होंने अपने सिद्धांत को दिया। यहाँ तक कि इनको ये नहीं पता था कि हमारे शरीर में कई तरह के चेंज होते हैं। अगर कोई चेंज हमारे सोमैटिक सेल में है, कायिक कोशिकाओं में है, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई पहलवानी कर रहा है, यानी वो अपने अंगों का प्रयोग कर रहा है, तो उसके वो अंग मजबूत विकसित हो जाएंगे भाई। अगर वो पहलवानी करना छोड़ दे, धीरे धीरे फिर वो सामान्य अवस्था में आ सकते हैं। तो अच्छा, और ये जरूरी नहीं है कि उनकी संतानों में जाए, क्योंकि जो पहलवानी कर रहा है वो अच्छा भोजन ले रहा है, कसरत कर रहा है, दौड़ रहा है, उसने सारी चीज़ें छोड़ दी तो उसका अंग कमज़ोर हो गया, अवशेषी भी हो सकता है। या अगर वो खा पी रहा है, कसरत कर रहा है तो मजबूत हो जाएगा। तो जरूरी नहीं कि ये गुण उसके बच्चे में जाए। इसीलिए पहलवान के पुत्र पहलवान ही हो ये जरूरी नहीं होता। कोई पढ़ लिख के बहुत बड़ा जो है जानकार हो गया, विद्वान हो गया, तो जरूरी नहीं कि उसके बच्चे भी जानकार या विद्वान
होकर जन्मे। अब सचिन तेंदुलकर बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, विराट कोहली बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, ये इन्होंने जन्म के बाद अपने स्किल को डेवलप किया और इसके बाद ये इस क्षेत्र में आए। जरूरी नहीं कि इनके लड़के भी उतने ही सक्सेस हों या इनके बच्चे भी क्रिकेटर बने, ये जरूरी नहीं है। इसी को यानी लैमार्कवाद के कमी को प्रूफ करने के लिए सबसे तगड़ा जो इनका विरोधी था वो था बीजमान। बीजमान ने चूहों की लगातार 80 पीढ़ी तक पूंछ काटी, फिर भी पूंछ वाले चूहे जन्म लेते रहे। तो बीजमान ने ये बताया कि जो चूहे की पूंछ है वो उसका कायिक भाग है, ना कि वो जनन द्रव्य का भाग है। हमारे शरीर में बीजमान के अनुसार, अगस्त बीजमान के अनुसार 2 भाग होते हैं हमारे शरीर में। एक होता है कायिक भाग या कायिक द्रव्य और दूसरा होता है जनन द्रव्य। अब अगस्त बीजमान ये कहता था कि जो हमारे कायिक द्रव्य यानी हमारे शरीर में कोई परिवर्तन होता है तो वो अगली पीढ़ी में नहीं जाता है। वही परिवर्तन वंशागत होते हैं जो हमारे जनन द्रव्य में होते हैं, हमारे डीएनए में होते हैं, हमारे गुणसूत्रों में होते हैं। तो उसने लगातार 80 पीढ़ियों तक चूहों की पूंछ काटी, फिर भी पूंछ वाले चूहे जन्मते रहे। इसका मतलब कि वो पूंछ जो है यानी शरीर का कायिक भाग बार बार काट रहा था, जनन द्रव्य में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, इसलिए चूहों की बार बार पूंछ काटने पर भी उनके बच्चे पूंछ वाले जन्मते रहे। इससे ये सिद्ध हुआ कि जो उपार्जित लक्षण है अगर वो हमारे कायिक जनन में है, कायिक द्रव्य में है, तो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा। दरअसल लैमार्क को ये पता नहीं था कि कायिक द्रव्य और जनन द्रव्य क्या होता है, उनको दोनों का अंतर नहीं पता था। तो ये लैमार्कवाद था, इनकी विशेषताएं थी, कमियां थी, और फिर इन्होंने जो उदाहरण दिए इनको आप 2 बार 4 बार आप आराम से इसको देखिए, नोट्स भी बना सकते हैं, पढ़िए, और ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम नेक्स्ट डार्विनवाद पे अगले जो है क्लास में चर्चा करेंगे। और जो भी बच्चे एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करके जाएं। ये आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। 1809 में इनकी जो बुक प्रकाशित हुई उसका नाम था फिलासफिक जूलॉजी। इस बुक से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ठीक है, हैव अ नाइस डे।